जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 6, 6 के बाद में दिया गया है 10, 10 के बाद में दिया गया है 15, 15 के बाद में दिया गया है 21 और 21 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 6, 6 से कितना बन रहा है 10, 6 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 6 में क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 15, 10 से 15 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें +5 कर दें तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। इसी प्रकार आगे देखिए 15 से कितना बन रहा है 21, तो 15 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में क्या कर दें +6 कर दें तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 21 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +4, उसके बाद में +5, उसके बाद में +6, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है +4 +5 +6। अब +6 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा +7, यानी कि 21 के अंदर यदि हम +7 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 के अंदर हमें क्या करना है +7 करना है। तो 21 के अंदर +7 कर देंगे तो 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। अब हमें देखना है कि संख्या 28 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 28 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले जो आकृति आपके सामने दी गई है इस आकृति के अंदर जो ये तल है यहां से आपको काउंट करना है एक एक कॉलम को। जैसे यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1 नंबर कॉलम, ये हो जाएगा 2 नंबर कॉलम, ये हो जाएगा 3 नंबर कॉलम और ये हो जाएगा 4 नंबर कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से इसके जस्ट ऊपर एक तल दिया गया है तो इसमें भी हमें काउंट करना है। कहां से, यहां से आपको काउंट नहीं करना है, यानी कि यहीं से काउंट करना है मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई, यहां से देखिए तल दिया गया है तो यहां से आपको काउंट करना है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। अब इससे जस्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें यहां से तल दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे नंबर करेंगे, यानी कि 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम और ये 3 नंबर कॉलम। इसी प्रकार से इससे जस्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें यहां तक यानी कि तल दिया गया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, यानी कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब क्या करना है, इन सभी को टोटल करना है। जैसे यहां पर देखिए 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। उसके बाद में यहां पर इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिल यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। फिर इसी प्रकार से यहां पर इन सभी को टोटल करो, यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6 और 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से यहां पर इन सभी को टोटल करो, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, यानी कि यहां पर ये हो गया 10। अब इन सभी को यहां पर टोटल कर लो। ठीक है, यहां पर इन सभी को टोटल करोगे तो इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो सभी हमें ज्ञात हो जाएंगे।
यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 10 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 10 मिलकर बन जाएगा 29 में। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 29 है। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 29 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ऐसे यदि आप शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। निर्भय ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर भरे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। और मेरे भाई याद रखना लेटर सीरीज से भी आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि रीजनिंग के अंदर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला लेटर है ए से चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है आगे है डी, यानी कि यहाँ पर 3-3 लेटर का क्या दिया गया है सीरीज। तो हर एक लेटर को क्या करना है देख के चलना है। जैसे ए आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, और डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए 1 से बन रहा है 4, यानी कि यहाँ पर 1 के अंदर क्या करेंगे +3 कर देंगे तो बन जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर 1 के अंदर +3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा डी। ठीक है, इसी प्रकार से डी से यहाँ पर आगे चलेंगे तो आगे है जी, यानी कि डी आता है 4 नंबर पर और जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। 4 से 7 पे चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +3। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे जी से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए से डी लाने के लिए क्या किया गया है +3, डी से जी लाने के लिए क्या किया गया है +3। तो अब जी से अगला लेटर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जी के अंदर भी हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। जी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है, या सॉरी मेरे भाई जी आता है 7 नंबर पर है और 7 के अंदर +3 करेंगे तो 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10 है। 10 नंबर पर कौन सा लेटर आता है आप सभी को पता है, 10 नंबर पर लेटर आता है जे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एफ से आगे चलेंगे तो आगे है आई, यानी कि एफ से आई कैसे बनेगा, तो एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है, और आई आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। 6 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो बन जाएगा 6 और 3 9। अब इसी प्रकार देखिए आई से क्या बन रहा है एल, आई से एल कैसे बनेगा, आई आता है 9 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर है, तो 9 के अंदर +3 करेंगे तो 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे एल से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए एफ से आई आया,
आया कैसे, +3 करने से। आई से एल आया कैसे, +3 करने से। अब एल के अंदर भी क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एल से अगला लेटर हमें ज्ञात हो जाएगा। एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। 12 के अंदर +3 करेंगे तो 12 और 3 मिलकर बन जाएगा 15। 15 नंबर पर लेटर आता है ओ, तो यहाँ पर लेटर भरेंगे ओ। अब इसी प्रकार से देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एम, ठीक है। एम से क्या बन रहा है, पी। एम आता है कितने नंबर पर, आप सभी को पता है, एम आता है 13 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर है। तो 13 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम क्या कर देंगे, एम के अंदर या फिर 13 के अंदर +3 करेंगे तो बन जाएगा 16, ठीक है। फिर देखिए पी से क्या बन रहा है, एस। पी से एस कैसे बनेगा, पी आता है 16 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर है। तो 16 के अंदर भी क्या कर देंगे, +3 कर देंगे तो 16 और 3 मिलकर बन जाएगा 19। अब इसी प्रकार से क्या करना है, एस से अगला लेटर ज्ञात करना है। तो एस से अगला लेटर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एस के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। 19 के अंदर +3 करेंगे तो 19 और 3 मिलकर बन जाएगा 22। 22 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, आप सभी को पता है, 22 नंबर पर लेटर आता है वी। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर JOV ये सभी लेटर भरे जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि JOV ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आंसर है JOV ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा प्रश्न को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यदि आपको पिछला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 17, 17 के बाद में दिया गया है 23 और 23 के बाद में पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से समझिए कैसे सोल्व किया गया है इस सीरीज को। देखिए यहाँ पर सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया 8 है। 5 से 8 कैसे बनेगा, तो 5 के अंदर यदि हम क्या कर दें, +3 कर दें तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8 है। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है, 12। 8 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 8 में यदि हम क्या कर दें, +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है, 17। 12 से 17 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें, +5 कर दें तो 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है, 23। 17 से 23 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 17 में यदि हम +6 कर दें तो 17 और 6 मिलकर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 23 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, +3, उसके बाद में +4, उसके बाद में +5, उसके बाद में +6, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। +3, +4, +5, +6 क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। +6 के बाद में हो जाएगा +7, यानी कि 23 के अंदर +7 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 23 के अंदर +7 करेंगे तो 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 30 हमें दिया गया है ऑप्शन
ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही करेगा। यानी कि यह पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण का आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाएं। यानी कि इस समीकरण के बराबर में हमें 29 दिया गया है, उसी प्रकार से इस समीकरण को भी सोल्व करने पर क्या आना चाहिए, 29 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चारों विकल्पों में जो भी चिन्ह दिए गए हैं उन एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे और जिस विकल्प के चिन्हों से ये समीकरण संतुलित हो जाएगा समझना वही विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पर हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये समीकरण संतुलित होने वाला है ऑप्शन डी के चिन्हों से। यानी कि समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, भाग के स्थान पर प्लस करना है और प्लस के स्थान पर भाग करना है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 42 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई 42। उसके बाद में हमें क्या करना है, भाग के स्थान पर करना है प्लस है। तो यहाँ पर देखिए 42 के बाद में भाग है तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस है। उसके बाद में दिया गया है 4 है, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 4 के बाद में कर दूंगा भाग, फिर क्या है 2, फिर है -3, फिर क्या है गुणा में 5 और इसके बराबर में दिया गया है 29 है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब 42, उसके बाद में प्लस है, अब 2 का भाग 4 में देंगे तो चला जाएगा 2 दूना के 4 है, उसके बाद में माइनस है। फिर देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5 3 15 और इसके बराबर में हमें दिया गया है 29 है। अब प्लस प्लस की संख्या को ऐड कर लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर 42 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 42 और 2 मिलकर बन जाएगा 44 है। फिर क्या है माइनस का 15 और इसके बराबर में हमें दिया गया है 29 है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 44 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 29 और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है 29 है। यानी कि यहाँ पर आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि यहाँ पर इस पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है झारखंड में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत और चीन के बीच की सीमा का क्या नाम है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और इसी के साथ में मेरे भाई याद रखना, जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है।
ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 और 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि जो चांदी धातु है ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से विद्युत की सबसे अच्छी चालक अधातु कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना जो ग्रेफाइट है ये क्या है, अधातु है, और विद्युत की क्या है, सुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर है, ऑप्शन बी है वेग पर है, ऑप्शन सी है ऊंचाई पर है, और ऑप्शन डी है गुरुत्वीय त्वरण पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, स्थितिज ऊर्जा वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बाकी मेरे भाई याद रखना स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज जो ऊर्जा है यह द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है, और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करती है। निर्भर नहीं करती है किस पर, तो वेग पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है।
और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1784 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।